हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। आज हम देखने वाले हैं 2 अप्रैल का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स जो है स्पेशली यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और इस तरह के जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए डिजाइंड है और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप किसी भी मीडियम के हो ये आपके काम आने वाला है। और इसी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है कि जो आर्टेमिस 2 मिशन है उसको लॉन्च किया है नासा ने। तो समझना होगा कि ये क्या मिशन है ना, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 अप्रैल को करीब सुबह 4 बजे IST जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उसके अनुसार सुबह के 4 बजे, अगर लोकल टाइम आएगा तो वो वेरी करेगा, ठीक है। तो तब नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया, ठीक है। क्या है ये, किससे रिलेटेड है? तो ल्यूनार मिशन है, मतलब चंद्रमा पर जाएंगे लोग, ठीक है। तो चंद्रमा पर जाने से संबंधित है। किस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर जा रहे हैं? तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट का नाम ध्यान रखना है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर जाएंगे। पहले जो हाई अर्थ ऑर्बिट है वहां पर कुछ समय वहां पहुंचेंगे और फिर उसके बाद अर्थ ऑर्बिट के बाद जाएंगे सीधे ल्यूनार ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ना एक फ्लाई बाय मिशन है। जैसे ये क्या करेंगे ना, कुछ 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं इसमें, ठीक है। तो वो चंद्रमा पर उतरेंगे नहीं, लैंडिंग नहीं करेंगे, ठीक। क्या करेंगे? फ्लाई बाय मिशन है, मीन्स चारों तरफ घूम के आ जाएंगे, ओके। और किस चीज को चेक कर रहे हैं? ये वेरीफाई कर रहे हैं कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो डीप स्पेस में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए गए हैं, तो उन्हें करके वो देख कर आएंगे, ठीक है। एक तो स्पेस लॉन्च सिस्टम को चेक करना है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चेक करना है और साथ में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको चेक करना है, ठीक है। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी है, मतलब कि जाएंगे, घूमेंगे और फिर उसके बाद अपने आप ही मून की ग्रेविटी उन्हें वापस भेजेगी अर्थ की ग्रेविटी में और फिर अर्थ की ग्रेविटी उन्हें खींच लेगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी, जो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से वापस आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जाने के लिए तो उन्हें इंजन की ऊर्जा की आवश्यकता है, आने के लिए इस तरह की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो ही उन्हें खींच लेगा वापस, ठीक। तो इसे कहते हैं हम फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी। तो वो है 10 दिन का मिशन है करीब, और उम्मीद है कि 11 अप्रैल के आसपास ये पैसिफिक ओशन में आ जाएंगे, ठीक है। समुद्र में उतरेंगे, ठीक। कहाँ तक गए हैं? तो चंद्रमा की फार साइड में गए हैं, ठीक है। तकरीबन 7,500 किलोमीटर का रास्ता ये कवर करेंगे और ये वो रास्ता है जो अभी तक किसी भी ह्यूमन ने अर्थ से ट्रेवल किया है, ठीक है। पहले लोग चंद्रमा पे उतरे हैं लेकिन वो जो है फार साइड में नहीं गए हैं, ठीक है। तो चंद्रमा की जो फार साइड है वहां तक जाएंगे, जो सुदूर हिस्सा है वहां तक जाएंगे और तकरीबन 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसका क्रू याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत ऐतिहासिक क्रू, मीन्स जो चालक दल है, जो 4 यात्री गए हैं अंतरिक्ष में, वो ध्यान रखने हैं। तो उनके नाम पूछे जा सकते हैं। पहले तो जो कमांडर है उस क्रू का रीड वाइसमैन, वो यूएस नेवी के कैप्टन भी हैं। इनके अलावा जो 3 लोग हैं ना, वो ध्यान रखने हैं आपको। विक्टर ग्लोवर जो पायलट हैं, ठीक है, वो पहले ऐसे पर्सन हैं, अश्वेत व्यक्ति हैं, ठीक है। अश्वेत मीन्स अफ्रो अमेरिकन है, ठीक है। उनका मूल अफ्रीका का है लेकिन अब वो अमेरिकन है, तो अफ्रो अमेरिकन व्यक्ति हैं, अश्वेत व्यक्ति हैं, जो वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। चंद्रमा पर जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन है? विक्टर ग्लोवर, ध्यान रखना है, ठीक है। सेम ऐसे ही क्रिस्टीना कोच एक महिला है, ठीक है। तो ये पहली ऐसी महिला है जो चंद्रमा पे गई है, ठीक है। इसी के साथ ये पहली ऐसी महिला है जो सबसे लंबी जिन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान की है। इससे पहले आपने नाम सुना होगा कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, है ना, और काफी सारी महिलाएं गई हैं, लेकिन वो सिर्फ जो हमारा स्पेस स्टेशन बने हुए हैं वहां तक गई हैं, ठीक है। और वो लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, मतलब कि अर्थ से कुछ ही दूरी पर है, तो वहां गए हैं वो लोग। मून तक कोई महिला नहीं गई है, ठीक है, चंद्रमा तक कोई महिला नहीं गई है। तो ये ऐसी पहली महिला है जिन्होंने एक ही फ्लाइट में, सिंगल फ्लाइट में, है ना, कुल मिला के देखा जाए, अगर मानो सुनीता विलियम्स 5 बार गई हैं तो उनकी टोटल ऐड कर दी जाए दूरी तो ज्यादा बनेगी, लेकिन अगर हम सिंगल दूरी तय कर देखें
तो सबसे लंबी दूरी किसने तय की है? क्रिस्टीना कोच ने, लगभग 7,500 किलोमीटर। फिर आते हैं जेरेमी हैंसन। ये जो जेरेमी हैंसन है ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी से संबंधित है, मींस कि कनाडा के ही जो नागरिक है ना, अमेरिका के नागरिक नहीं है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि मून पे अमेरिका किसी नॉन अमेरिकन को साथ लेकर गया है। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे तो इम्पॉर्टेंट है क्रिस्टीना कोच, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। और सेकंड है विक्टर ग्लोवर। ठीक है, इनका नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम तकनीकी घटक देखें इस मिशन के, तो सबसे पहले तो एक रॉकेट है ना, तो रॉकेट क्या है? स्पेस लॉन्च सिस्टम, नासा का ही रॉकेट है। ठीक है, नासा का रॉकेट है, लगभग वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट है। तो जो चंद्रमा पर लोगों को भेज पा रहा है ना, तो पावरफुल तो होगा ही। ठीक है, लगभग 8 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट उत्पन्न करता है, मतलब इतनी शक्ति से जो है उसको स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा तक पहुंचाता है। ठीक है, वो स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है जिसमें वो लोग बैठे हुए हैं अंतरिक्ष यात्री? तो ओरियन क्रू मॉड्यूल। ठीक है, ओरियन क्रू मॉड्यूल ये हैबिटेट है, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। नाम याद नहीं रखना, ठीक है, बस ओरियन नाम याद रखना है जिसमें वो क्रू बैठेगा। ठीक, फिर एक और मॉड्यूल है यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल। ठीक है, ये क्या करेगा? ये जो प्रोपल्सन है, पावर इश्यूज हैं, लाइफ सपोर्ट, वो सारे सिस्टम जहाँ पर सेटल्ड है, वो कौन सा मॉड्यूल है? यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक ICPS का नाम है ना, पढ़ सकते हैं, इंटरम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज। तो जो पहला हमें धक्का चाहिए है ना, जो उसे कक्षा चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाएगा, पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में जो पहुंचाएगा, वो जो स्टेज है ICPS स्टेज। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो नाम आपको ध्यान रखना है, ओरियन का, है ना, ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ठीक, नेक्स्ट है, अगर हम अपोलो से तुलना करें, इससे पहले 54 साल पहले गया था अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, चंद्रमा पर। ठीक, उसके बाद अब जा रहा है, अब गए हैं ये 4 यात्री चंद्रमा पर। ठीक है, अंतरिक्ष में तो गए हैं इससे बीच में अंतरिक्ष यात्री, लेकिन चंद्रमा पर 54 साल पहले 1972 में, है ना, नासा का अपोलो मिशन गया था। उसके बाद से नासा ने कोई मिशन नहीं भेजा है, और अब 54 साल बाद नासा का ये फिर से एक क्रूड मिशन है, मतलब कि नागरिक जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा चंद्रमा पे लैंडिंग नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, उतरेंगे नहीं। ठीक, तो जैसे अपोलो फ्लैग एंड फुटप्रिंट मिशन था, है ना, कि उन्हें उतरना था, अपने पद चिन्ह लगाने थे, अपना झंडा लगाना था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आर्टेमिस मिशन है ना, आर्टेमिस 2 एक बड़े आर्टेमिस मिशन का पार्ट है, और आर्टेमिस मिशन क्या चाहता है कि भाई चंद्रमा पे परमानेंट प्रेजेंस की जाए, है ना, ताकि हम पता लगा सकें वहां पे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, है ना, उनको यूज कर पाए। तो वो एक परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट प्रेजेंस बनाना चाहता है चंद्रमा पे। वहीं जो इससे पहले अपोलो मिशन था वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था, वो तो था बस कि मानव चंद्रमा पर पहुंच गया, अपना झंडा गाड़ दिया, बस हो गया काम। ठीक है, इससे पहले जो अपोलो मिशन था उसमें ऐसे कोई इंटरनेशनल कॉपरेशन नहीं था, है ना, लेकिन यहाँ पे आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया गया है। बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, भारत भी इसमें शामिल है। 2023 में भारत इसमें शामिल हुआ था कि अब जो रिसोर्स एक्सप्लोरेशन होगा, है ना, तो वो अच्छे से हो, पीसफुल एक्सप्लोरेशन हो। ठीक है, जो स्पेस माइनिंग है, अगर हम वहाँ पे सेटलमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को माइन करेंगे, तो वो सारे देशों में ऐसा नहीं हो कि कोई देश आपस में ही झगड़ रहे हैं उनके लिए, है ना, तो ये सारी चीज़ें एकदम पीसफुल डिप्लोमेटिक मैनर में हो, इसके लिए एक आर्टेमिस अकॉर्ड भी है ना। ऐसा कोई समन्वय या समन्वय के लिए समझौता अपोलो के समय देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूरे आर्टेमिस मिशन की बात कर लेते हैं। तो आर्टेमिस मिशन जो है 4 चरणों में पूरा होगा। तो जो पहला चरण था 2022 में हुआ था, 16 नवंबर 2022 को भेजा गया। अनक्रूड मिशन था, अनक्रूड फ्लाइट थी, मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं था, है ना, फ्लाइट गई लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट गया उसमें कोई व्यक्ति शामिल नहीं था। तो हमने उसमें क्या चेक किया कि भाई ये जो स्पेसक्राफ्ट है ओरियन, ये सही से काम कर रहा है, और जो रॉकेट है स्पेस लॉन्च सिस्टम वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर दूसरा मिशन तो जो अभी लॉन्च हुआ है 2 अप्रैल को, है ना,
यहाँ पे 1 अप्रैल भी डेट आ सकती है। अगर लोकल टाइमिंग के हिसाब से आएगी अमेरिका की तो 1 अप्रैल आएगी, और अगर IST के हिसाब से आएगी तो 2 अप्रैल आएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये जो है ये आर्टेमिस अकॉर्ड का पहला क्रूड मिशन है। इसमें 10 दिन के लिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और फ्लाई बाय मिशन है ना, फ्लाई बाय मतलब उतरेंगे नहीं। ठीक है, क्या टेस्ट करेगा? लाइफ सपोर्ट सिस्टम टेस्ट करेगा, और ये ओरिएंटिक से काम कर रहा है या नहीं, SLS काम कर रहा है या नहीं, ये चीजें चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 2027 में एक और मिशन जाएगा, आर्टेमिस 3। ठीक है, आर्टेमिस 3 क्या ये भी क्रूड मिशन होगा। ठीक, और वो चेक करेगा कि क्या ह्यूमन लैंडिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है ना, ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम चेक करने के लिए फिर से एक 2027 में एक मिशन जाएगा। और फिर ये जो सबसे बड़ा मिशन आर्टेमिस 4, एक्चुअल में यही वो मिशन है ना जो हमें स्थापित करना है। इसमें होगी फर्स्ट क्रूड ल्यूनार लैंडिंग, कि पहली बार फिर से 21वीं सदी में मानव चंद्रमा पर उतरेगा, है ना। 20वीं सदी में तो उतर चुका है, ठीक है, लेकिन 21वीं सदी में पहली बार मानव ऐसा करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो आप समझ ही पा रहे हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनना है ये। एंड क्या भारत का भी ऐसा कोई प्लान है चंद्रमा पे उतरने का? तो जी हाँ, भारत भी है लाइन में। कब तक उतरने का प्लान है? 2040 तक। अभी पूरी रूपरेखा नहीं आई है सरकार की तरफ से, इसरो की तरफ से, लेकिन इसरो का मानना है कि हम पहले गगनयान को कंप्लीट कर लें सक्सेसफुली, फिर गगनयान अगर सफल रहता है तो गगनयान मिशन, तो हम 2040 तक फिर चंद्रमा पर आदमी को भारतीय को भेजेंगे। ठीक है, भारतीय मिशन के तहत। और चाइना का कब तक का प्लान है? तो चाइना का प्लान है 2030 तक का। ठीक है, हमसे 10 साल आगे रहेगा इसमें चाइना। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? तो एक तो ऐसे ही स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टेमिस 2 मिशन के संदर्भ में विचार करिए निम्न कथनों पर। तो ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें क्रूड मिशन है, चालक दल वाला पहला मिशन है। सही बात है ना। आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आ जाए ना कि टोटलिटी में पहला है तो गलत हो जाएगा। तो चंद्रमा पर तो गए हैं ना, भारतीय भी गए हैं। आप बताइए भारत के कौन से नागरिक ने कौन से भारतीय ने चंद्रमा पर कदम रखा है? ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें आर्टेमिस 2 में ल्यूनार पर लैंडिंग है। क्या चंद्रमा की सतह पर मनुष्य उतरेंगे? नहीं, है ना। मैंने आपको बताया कैसा मिशन है, फ्लाई बाय मिशन है, चारों तरफ घूम के आ जाएंगे, उतरेंगे नहीं। ठीक है, तो गलत हो गया। इट फॉलोज अ फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी, सही है ना। फ्री रिटर्न मतलब उतरते टाइम किसी इंजन के ऊर्जा के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर बनेगा 1 and 3, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? अपोलो से किस तरह अलग है? ये लॉन्ग टर्म ल्यूनार प्रेजेंस को कहते हैं। हाँ, लंबे समय तक चंद्रमा पे उपस्थिति होने पर की बात करता है। इंटरनेशनल कॉपरेशन है इसमें, अपोलो में नहीं था, ये बात भी सही है। ये एक्सक्लूसिवली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए बना है जिसमें ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होगी। नहीं, वो तो बात ही कर रहे हैं ह्यूमन प्रेजेंस की, है ना। तो 3 गलत है, 1 and 2, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आर्टेमिस 2 पर सवार कौन सा अंतरिक्ष यात्री एक महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड रखता है ना। किस अंतरिक्ष यात्री ने, जो एक महिला है, सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान रची है? तो आंसर है क्रिस्टीना कोच, आंसर विल बी बी। और क्या आ सकता है? आर्टेमिस 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ह्यूमन की मून पे लैंडिंग कराना, है ना, चंद्रमा पे मनुष्य को उतारना नहीं। हमने देखा इस मिशन में चंद्रमा उतर नहीं रहे हैं। 2 की बात हो रही है स्पेशली, ठीक है, कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में। पूरा टोटल आर्टेमिस देगा तो हाँ, चंद्रमा को उतारना, मनुष्य को उतारना है चंद्रमा पर, लेकिन अगर खाली आर्टेमिस 2 की बात हो रही है ना तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल क्रू सर्वाइवल ऑन मार्स। मार्स पे भेजे जा रहे हैं क्या? नहीं भाई, मार्स पे नहीं भेजे जा रहे अभी। ठीक, फिर है कंडक्टर क्रूड ल्यूनार फ्लाईबाय, है ना, फ्लाईबाय की चंद्रमा के आसपास उड़ान कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, तो आर्टेमिस 2 का मिशन है कि चंद्रमा के चारों तरफ घूम के आ जाओ, देखाओ कि कैसा लगता है चंद्रमा पास से। ठीक है, तो आंसर बनेगा सी। तो पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, सेंसस है 2027 की, 27 में होने वाली है। इसका पहला ये जो है देश की पहली डिजिटल एन्यूमरेशन है, डिजिटल गणना है, और इसका पहला फेज शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है इस समय। 1 अप्रैल से पहला फेज शुरू हो गया। पहला फेज किससे संबंधित है? सेल्फ एन्यूमरेशन। ठीक है, स्वगणना। अपने आप जाओ भाई पोर्टल पे और अपने बारे में बता दो क्या क्या जो भी उसने पूछा।
ठीक है, इसे हम कहेंगे स्वगणना वाला फेज, सेल्फ एन्यूमरेशन वाला फेज। तो किसने शुरुआत करी इसकी? तो हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये जो देश की पहली सिटीजन है, इन्होंने ही, ये पहले सिटीजन भी बन गई हैं जिन्होंने डिजिटल एन्यूमरेट किया है स्वयं को। और दूसरे नंबर पे कौन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो नाम तो आपको पता ही होंगे, बस ध्यान रखना है कि जो डिजिटल एन्यूमरेशन है उसमें उसको इन्होंने शुरुआत की है। 16वां सेंसस है, 16वीं जनगणना है, आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। हर 10 साल में होनी होती है जनगणना, तो 2011 में हुई थी अंतिम जनगणना, 7वीं वाली। ठीक है, या 15वीं जनगणना कह सकते हैं इन टोटलिटी। तो 2021 में होनी थी, है ना, लेकिन 21 में आपको ध्यान होगा कोविड था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ऐसे में कैसे हो जनगणना, तो उसको टाल दिया गया, फिर इलेक्शन आ गए 2024 में। ठीक है, तो वो जनगणना आप कब होगी? 2027 में। ठीक है, तो उसका पहला फेज शुरू हो चुका है। देश की पहले डिजिटल एन्यूमरेशन है, ध्यान रखना है, मोबाइल ऐप है इसके लिए। ठीक है, और इसमें अपने जो आपका स्मार्टफोन है उससे आप घर बैठे इसमें जो अपने बारे में डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल भी है। ठीक, अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिए और जो भी डिटेल भरनी है अपने आप वॉलेंटरली, है ना, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद 15 दिन की विंडो दी जाएगी कि आप इस 15 दिन में भर लीजिए। फिर डोर टू डोर विजिट होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें भर दिया तो अब आपके घर नहीं आएंगे, है ना, वो आएंगे बस उनका काम आसान करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ शुभंकरों पे पहले हम आई थिंक 10, 15, 20 दिन हो गए हैं जब ये शुभंकर जारी किए गए थे, तो हमने इस पे बात की थी। 2 शुभंकर हैं, प्रगति और विकास। प्रगति महिला को दर्शाता है, विकास पुरुष को दर्शाता है, और दोनों का शामिल होना इसमें लैंगिक समानता को दर्शाता है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी या इक्वल पार्टिसिपेशन। ठीक, तो ध्यान रखना है। कितने फेजेस में होगी? तो 2 फेजेस में की जाएगी। पहली तो है हाउस लिस्टिंग, हाउस सेंसस, जो 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसमें हाउसिंग कंडीशन क्या क्या है आपके घर में, ठीक है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कितनी संपत्ति है, इन चीज़ों की बात होगी। और फिर दूसरा जो पॉपुलेशन की जो गणना की जाएगी वो कब से शुरू होगी? 2027, फरवरी 2027 से। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। रेफरेंस डेट याद रखनी है। रेफरेंस डेट है इसकी 1 मार्च, और जो स्नो बाउंड एरिया है जहाँ पे बर्फ पड़ती है तो वहाँ पे रेफरेंस डेट रहेगी 1 अक्टूबर 2026। ठीक है, तो देखिए रेफरेंस डेट क्या होती है ना, इसको भी थोड़ा सा जानना जरूरी है आपके लिए। आप देखिए कि जो जनसंख्या है ना, हम जनगणना कर रहे हैं, तो हर एक पल में, हर एक सेकेंड्स में बहुत सारे लोगों के जन्म हो रहा है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है ना। तो जनगणना ऐसे तो है नहीं कि एक क्लिक किया और सबकी जनगणना हो गई, ये एक लंबे पीरियड में चलती रहेंगी चीजें, है ना। तो हमें एक डेट डिसाइड करनी होगी कि भाई इस डेट पर जो जो जीवित हैं उनको काउंट करेंगे, जो जो नहीं है उनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म अब यहाँ पे जो रेफरेंस डेट है वो 1 मार्च है ना, और किसी बच्चे का जन्म 2 मार्च को होता है, तो 1 मार्च को तो वो था नहीं, उपस्थित नहीं था, तो फिर हम उसकी गणना नहीं करेंगे। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 मार्च को तो था लेकिन 2 मार्च को उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जनगणना में शामिल रहेगा। ठीक, तो ये रेफरेंस डेट ध्यान रखनी है। स्नो बाउंड एरिया जहाँ पे बर्फ से ढके इलाके हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सर्दी में जाकर लिंक कर सकते हैं, तो वहाँ के लिए डेट अलग रखी हुई है 1 अक्टूबर 2026। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, स्टेटमेंट टाइप भी बन सकता है कि फुल्ली डिजिटल कही जा रही है, क्यों? क्योंकि इसमें मोबाइल एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा, सही बात है। इसमें क्लाउड बेस्ड डेटा सिस्टम है, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, हाँ, क्लाउड बेस्ड है, सारा डेटा क्लाउड पे जमा होगा। और मैनुअल वेरिफिकेशन को एलिमिनेट कर दिया गया है ना। मैनुअल मतलब कि अब घर आके सत्यापन नहीं करेंगे लोग, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 घर पे तो आके करना फिर भी होगी। ठीक, तो 1 और 2 आंसर रहेगा। नेक्स्ट है जो सेल्फ एन्यूमरेशन की बात कही गई है, स्वगणना, वो क्या है? तो उसको कौन करेक्टली डिस्क्राइब करता है? तो इट रिप्लेस डोर टू डोर एन्यूमरेशन कम्प्लीटली। ये घर घर जाके होने वाली गणना को पूरी तरह से बंद करता है? नहीं करता है ना। इट कंडक्ट आफ्टर द पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज, नहीं, ये पहला फेज है, पहले सेल्फ एन्यूमरेशन होगा उसके बाद पॉपुलेशन फेज की गणना होगी। ठीक है, थर्ड है सिटीजन कैन वॉलंटरली सबमिट देयर डेटा बिफोर एन्यूमरेटर विजिट।
कि जो प्रगणक है, एन्यूमरेटर है, उसके आने से पहले ही अपना डेटा फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, तो ये सही है ना। ये है स्वगणक, ठीक है, सेल्फ एन्यूमरेशन। नेक्स्ट है कि जो इसका मस्कट है, शुभांकर है, उसके बारे में क्या सही है? दोनों रूरल डेवलपमेंट को शो करते हैं, ग्रामीण विकास को नहीं। प्रगति मेल के लिए, अरे नहीं, प्रगति फीमेल के लिए है ना, विकास है मेल के लिए, तो ये भी गलत हो गया। दोनों जेंडर इक्वल पार्टिसिपेशन को दर्शाते हैं, ये सही है, ठीक है, तो आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो ग्लोब नेटवर्क है उसकी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही है, 12वीं बैठक भारत में हो रही है, नई दिल्ली में, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ग्लोब नेटवर्क है क्या, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कहाँ हो रही है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, और कौन से नंबर की बैठक है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है ना, ग्लोब क्या है। तो ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, ठीक है, तो ये एक ऑपरेशनल नेटवर्क है जो एंटी करप्शनल लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं। जैसे भारत में कौन है एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, जैसे सीबीआई है ना, जो करप्शन के विरुद्ध कार्य कर रही है, ठीक है। तो ये जो सीबीआई है ये ग्लोबली कैसे ऑपरेट करें, ठीक है, तो उस चीज का नेटवर्क है ये। तो मेनली अगर हम आसान भाषा में समझे तो जो एंटी करप्शन एफर्ट्स हैं है ना, तो उसमें ग्लोबल समन्वय बढ़ाने के लिए एक तरह का नेटवर्क है, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 2021 में सऊदी अरब ने G20 की प्रेसिडेंसी की थी, तो सऊदी अरब के रियाद में है ना, वहाँ पे ही शुरू हुआ था। इसे रियाद इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है ना, रियाद इनिशिएटिव के तहत इसे लॉन्च किया गया था। किसके अंडर में काम करता है? तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये तो कन्वेंशन है, ठीक है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो कौन देता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस, ये ऑफिस है ना, तो ये जो ऑफिस है वो सेक्रेटरीट प्रदान करेगा, ठीक, सचिवालय। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक, मादक पदार्थ एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ये इसका सचिवालय है, ठीक है। क्या काम करता है? ये कहता है कि भाई इट इज टू प्रोवाइड क्विक, है ना, जल्दी से, ठीक है, इनफॉर्मल, कि ऐसा नहीं है कि फॉर्मल जो सूचना साझा करने, क्विक इनफॉर्मल सिक्योर प्लेटफॉर्म देगा कि जिस पर जो ये प्रैक्टिशनर्स हैं जैसे कि सीबीआई वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, ठीक है, क्या क्या चीजें चल रही हैं क्राइम में उनको ट्रैक कर सके, ठीक, और जो डिले हैं है ना एमलेट के तहत, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, तो ये क्या होती है एमलेट्स की, दो देशों के बीच में संधि होगी कि अगर कोई यहाँ से भ्रष्टाचार करके भाग के दूसरे देश चला गया तो वो कैसे ऑपरेट करेंगे ना, कैसे समन्वय करेंगे, तो वो एमलेट के तहत डिसाइड होता है, ठीक है, अलग अलग देश करते हैं। तो लेकिन वो क्या है, एक फॉर्मल प्रक्रिया है ना, तो बहुत लंबा समय लग जाता है, तो इतने में क्या होता है मामला ठंडा पड़ जाता है और वो कहीं ना कहीं उनसे निपटने के तरीके ढूंढ लेता है, ठीक है, जो जिसने भी ऐसे करप्शन किया होता है। तो ये कहते हैं कि ग्लोब नेटवर्क कहता है कि भाई इन सबको बाईपास करते हुए आप एक इनफॉर्मल क्विक नेटवर्क बना लो, क्विक पोर्टल बना लो, और जिस पे जो सीबीआई जैसे जो एंटी करप्शन प्रैक्टिशनर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें और ट्रैक कर सके चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे 135 देशों ने देश इसमें शामिल हैं, भारत भी इसमें शामिल है, ठीक है। भारत 2022 में ही शामिल हो गया था। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जैसे यूरोपोल, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये इसमें शामिल हैं, ठीक। तो भारत क्योंकि इसमें शामिल है तो भारत 12वीं स्टीयरिंग बैठक जो है 12वीं संचालन समिति उसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। कौन कौन अध्यक्षता कर रहा है भारत की ओर से? एजेंसी कौन सी है? तो जैसे मैंने आपको बताया सीबीआई और एक ईडी है ना, ईडी भी एंटी करप्शन के लिए काम करती है, ठीक है। यहाँ पे स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है, देखो 135 मेंबर है ना, तो 135 मेंबर से में से कुछ 15 मेंबर उठाए जाते हैं, उनकी एक कमेटी बना दी जाती है जो महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, ठीक। तो 2024 में भारत का सिलेक्शन हुआ अगले 3 साल के लिए कि भारत रहेगा 3 साल के लिए इस स्टीयरिंग कमेटी में। और कौन कौन से मेंबर इसमें शामिल होंगे? ब्राजील, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तो ये भी इसके में शामिल है, ठीक। तो आपको बस भारत का नाम याद रखना है, बाकी सबके नाम नहीं याद रखना है। 15 मेंबर की कमेटी है, भारत 3 साल के लिए अध्यक्ष सदस्य है ना, तो ये ध्यान रखना है, ओके। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ग्लोब नेटवर्क का, तो क्या फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करना है? नहीं। करप्शन केसेस में लीगल जजमेंट देना है, कानूनी निर्णय? नहीं भाई, ये काम तो कोर्ट का है ना।
फैसिलिटेट करना है क्विक एंड सिक्योर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन करप्शन केसेस, है ना, कि जो करप्शन केसेस है इसमें तेजी से सूचना का प्रवाह हो, ठीक है। तो आंसर ध्यान रखना है। ग्लोब नेटवर्क को कौन सपोर्ट करता है एज अ सेक्रेटरिएट, सचिवालय कहाँ है इसका, तो यूएनओडीसी में, ठीक है। मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि 12वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक कहाँ हो रही है ग्लोब नेटवर्क की, तो भाई नई दिल्ली में हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक। एक स्टील्थ फ्रिगेट की डिलीवरी हुई है द्यूनागिरी, ठीक है, नाम याद रखना है द्यूनागिरी, इसे नेवी को सौंपा गया है, ठीक। 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ क्या होता है, स्टील्थ जो भी चीज के आगे स्टील्थ लगाओ ना, तो देखो क्या होता है कि अगर दुश्मन के देश से कोई ऐसी मिसाइल, कोई ऐसा शिप हमारे इलाके में आ रहा है, तो हमारे रेडार ना उसको कैच कर लेते हैं, उन्हें रेडारों को पता चल जाता है, ठीक है, कि किसी चीज ने हमारे एरिया में एंट्री की है, और वो हमारी सरकार को, हमारे सिस्टम को इन्फॉर्म कर देते हैं, और फिर हम उससे निपटने के लिए एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो ये ठीक है कि हम दूसरे की जो ऐसे सिस्टम है उनको ट्रैक कर पाए, ठीक है, पता लगा पाए हमला होने से पहले ही। लेकिन अब मानो हमने किसी पे मिसाइल लॉन्च किया, है ना, हमारा शिप जा रहा है किसी के वाटर में, ठीक है, तो हम थोड़े ना चाहेंगे कि वो भी पकड़ा जाए, है ना, तो हम चाहेंगे कि वो नहीं पकड़ा जाए, उसके जो दुश्मन के रडार हैं वो हमारे शिप को कैप्चर ना कर पाए, ठीक। तो उसके लिए हम बनाना चाहेंगे अपने शिप को स्टील्थ। स्टील्थ वो होता है आसान भाषा में जो रडार के कैप्चर में नहीं आता, है ना, रडार उसे पकड़ नहीं पाता, ठीक है। क्यों नहीं पकड़ पाता, तो बहुत सारे तरह होते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, कि रडार से जो किरणें निकल रही थी, विकिरण निकल रहा था, उसको ये शिप एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, ठीक, या इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि वो वापस रडार तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, लेकिन हमने क्या करा है, इस फ्रिगेट ये जो युद्धपोत है इसको क्या बनाया है, स्टील्थ, ठीक। किसके तहत, जो प्रोजेक्ट 17A हमने हाल ही में भी पढ़ा है, ये प्रोजेक्ट 17 है, ठीक है। तो नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स बनाते हैं इसमें, तो ये 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है जो नेवी को सौंपा गया है। किसने बनाया है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है, कोलकाता की वो है, कंपनी है, कोलकाता में स्थित है ये, उसने इसे बना के दिया है। स्टील डिजाइन है, तो मैंने आपको बताया कि उसकी शेप ऐसी है, हल शेपिंग में है, और रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स लगे हैं ना, ताकि जो रडार का जो वहां से विकिरण निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, तो फिर हम एनिमी की जो सेंसर्स हैं वो हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है उनके लिए, ठीक है। प्रोपल्सन सिस्टम है यहाँ का कैसा है कि कंबाइंड डीजल और गैस, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो इंजन चलेगा डीजल से भी चल सकता है, गैस से भी, ठीक है, तो एक तरह की सुविधा दी गई है, ठीक। तकरीबन 6,670 टन का है, ये ध्यान नहीं रखना, 75% से ज़्यादा जो इक्विपमेंट है वो भारतीय हैं, स्वदेशी हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक अच्छा कदम है, ठीक है। अगर वीपन की बात करें तो वीपन कौन कौन से हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर पहले भी बताया, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे प्रक्षेप्य पथ में जाती है, जो वायुमंडल है उससे ऊपर जाएगी, ठीक है, वहीं जो क्रूज मिसाइल है वो वायुमंडल के नीचे इस तरह से जाएगी, प्रक्षेप्य पथ नहीं होता, ठीक है, एक थोड़ी सी उड़ान भरने के बाद ये लगभग सीधे पैरेलल पथ पे जाती है, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, ये तो सरफेस टू सरफेस है ना, हवा में कुछ मारना हो तो बराक 8 मिसाइल, ठीक है, तो बराक 8 मिसाइल प्रणाली है, और इसके साथ MF स्टार जो है मिसाइल अलर्ट रडार भी लगा है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी है कि टॉर्पीडो भी जो है वो लॉन्च कर सकती है, RBU 600 रॉकेट भी लॉन्च कर सकती है, ठीक है। मतलब अगर शिप, ये एक शिप है ना, युद्धपोत है, तो ऊपर से कोई मिसाइल इसे गिराने आएगी तो इसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। सामने से सरफेस टू सरफेस में कोई गिराने आएगी तो ब्रह्मोस है। इसके अलावा अगर कोई और युद्धपोत ही है ना दुश्मन का, वो टॉर्पीडो को आसान भाषा में समझे तो पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो वो युद्धपोत अगर टॉर्पीडो हमारे ऊपर अटैक करता है टॉर्पीडो से, तो हम ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी है, ठीक है, सब उसके टॉर्पीडो को भी नष्ट कर सकती है और सबमरीन को भी हानि पहुंचा सकती है, ठीक है। एक गन भी लगी हुई है इस पे, सुपर रैपिड गन माउंट भी है, ठीक है।
प्रोजेक्ट 17A के तहत बनी है, 7 सिस्टर कहा जाता है इसको। शिवालिक क्लास के 7 शिप्स ऐसे बनाने हैं, युद्धपोत बनाने हैं। कौन कौन से हैं? नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी, महेंद्रगिरी। हाल ही में तारागिरी को नेवी ने कमीशन किया था, ठीक है, और अब दूनागिरी को इन्होंने डिलीवर कर दिया है। 2 शिप्स बचे हैं, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि INS दूनागिरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। ये नीलगिरी क्लास का है, प्रोजेक्ट 17A के तहत है, हाँ, ठीक है। शिवालिक क्लास आ जाए तो शिवालिक क्लास का जो फ्रिगेट्स है ना वो प्रोजेक्ट 17 के तहत बने हैं, ठीक। उसका ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। तो अगर शिवालिक क्लास आएगा तो ये ऐसे आएगा कि ये शिवालिक क्लास का अपडेटेड वर्जन है, तो सही है ना। और अगर ऐसे आएगा कि नीलगिरी क्लास है तो नीलगिरी इसका पहला शिप है, ठीक है। तो अब ये जो पूरी क्लास है इसको क्या नाम दिया जाएगा? नीलगिरी क्लास, ठीक है। ये जो एक सीरीज होती है शिप्स की, मिसाइल्स की या किसी की भी, तो उसमें जो ये पहला शिप होता है ना उसके नाम पे बाकी के नाम दिए जाते हैं ना। जैसे पहला शिप हुआ नीलगिरी तो बाकी के सारे शिप का नाम हो जाएगा नीलगिरी क्लास के शिप है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट? इट इज द फर्स्ट शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 17A, फर्स्ट नहीं है ना, 5वां शिप है, ठीक है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने इसको बनाया है, तो तीसरा भी ठीक है, तो 1 एंट्री सही है, आंसर रहेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A किससे संबंधित है? तो फ्रिगेट से संबंधित है। नेक्स्ट है एक और वेसल को डिलीवर किया गया है, संशोधक, ठीक है। सर्वे वेसल है, संशोधक सर्वे वेसल है तो सर्वे करेगा, ठीक। इसे भी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया है कोलकाता में। क्या क्या इसके काम है? संशोधक का नाम ही है ना, रिसर्चर, ठीक है। तो ये संधायक क्लास का शिप है, मतलब इसका जो पहला ओल्डर वर्जन था वो संधायक क्लास होता था, अब उसका अपडेटेड वर्जन है संशोधक। हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा। जैसे हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होते हैं कि जो पानी में जो चीजें हैं, है ना, जैसे कि पोर्ट है, हार्बर्स हैं, नेविगेशन चैनल्स हैं, उनका सर्वे करेगा, ठीक है। कौन चीज कहाँ पे है, कितनी गहराई पे है, ठीक है, ये सारी चीजों का सर्वे करेगा। डेटा कलेक्ट करेगा, ओशनोग्राफिक से संबंधित, जियोफिजिकल संबंधित, ठीक है, ताकि जो नेवल ऑपरेशन है, जो सेना को वहां पे काम करना है ना, उसमें भी वो डेटा काम आ जाए। या फिर अगर कोई आपदा आ जाती है ना, समुद्र में आपदा आ जाती है, तो जो सिविलियंस हैं उनकी मदद में भी वो काम आए, ठीक है। तो ऐसा कुछ डेटा। और अगर है तो सर्वे वेसल, लेकिन अगर समय पड़े कोई ऐसी आपदा आ जाए तो सर्च एंड रेस्क्यू भी कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। इसमें 4 शिप्स हैं टोटल, 4 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 2018 में दिया गया था। पहला है संधायक, दूसरा निर्देशक, फिर इक्षक और लास्ट है संशोधक, ठीक है। तो संधायक क्लास का शिप है, ठीक है। तो ये सारे ही संधायक क्लास के होंगे क्योंकि संधायक इसका पहला शिप है ना। और अब ये आखिरी वाला इन्होंने डिलीवर कर दिया है संशोधक, ठीक है। उम्मीद है कि जल्दी ही कमीशन हो जाएगा, ठीक। डिलीवरी और कमीशनिंग में थोड़ा सा अंतर है। डिलीवरी तो है कि बस उसने वो सौंप दिया है ना, लेकिन नेवी क्या करेगी, अभी उस पर ट्रेनिंग करेगी, उसको चलाना सीखेंगे उसके जो लोग हैं, फिर उसे शामिल किया जाएगा कि हाँ अब ये एक्टिव है, अब ये काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो इसका प्राथमिक महत्व ये है कि न्यूक्लियर डेटरेंस को बढ़ाता है। अरे नहीं भाई, परमाणु से इसका कोई संबंध नहीं है ना। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाता है डेटा कलेक्ट करके। तो सर्वे वेसल है तो डेटा कलेक्ट करेगा, है ना, तो ये आंसर बनेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट एक और शिप जो है वो डिलीवर हुआ है नेवी को, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ठीक है। अग्रे नाम है, ठीक है, अग्रे को ध्यान रखना है। और है क्या ये? एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन मीन्स सबमरीन को निशाना बना सकता है, पनडुब्बी को निशाना बना सकता है। पनडुब्बी को निशाना बनाना है तो क्या होगा? मिसाइल सिस्टम होगा, टॉर्पेडो सिस्टम होगा, है ना, इसके अंदर। फिर है क्या? शैलो वाटरक्राफ्ट, जो शैलो वाटर उथले पानी में काम करेगा, डीप वाटर में नहीं, ठीक है। तो नाम क्या है? अग्रे, ठीक है। 5वां शिप है, इसको भी किसने कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स आए, 3 शिप डिलीवर करके गए, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। ये भी एक प्रोजेक्ट का भाग है, इसमें 16 शिप्स देने हैं, ठीक है। 8 GRSC देगा, 8 CSL देगा, और जो अभी अभय क्लास के करवेट्स है ना, उनको बदला जाएगा इससे, ठीक है। वो भी सेम यही काम कर रहे हैं, ओके।
तो किसके लिए डिजाइंड है? कोस्टल वाटर्स के लिए, ठीक है, जहां पर जो लार्ज डिस्ट्रॉयर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े युद्धपोत हैं, वो काम नहीं कर सक पाते उतले पानी में, ठीक। तो ये स्पेसिफिकली उतले पानी के लिए कि वहां पे कोई संकट आए तो ये काम करेंगे, ठीक। क्या क्या काम करेगा? डिटेक्ट कर सकता है कि कोई दुश्मन की ओर से कोई सबमरीन तो नहीं आ रही, ठीक है, पनडुब्बी तो नहीं आ रही, हमारे इंडियन पोर्ट्स में हमारे कोस्टल एसेट्स को तो नहीं खराब कर रही, तो डिटेक्ट करेगा। ट्रैक कर सकता है, आ रही है तो कितनी स्पीड से आ रही है, कब तक पहुंचेगी, ये सारी बातें। और फिर उसे न्यूट्रलाइज मतलब उसे खत्म करेगा, ठीक। तो ये सारे काम कर सकता है। लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशंस भी कर सकता है, जैसे माइन लेइंग, सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह, ये सब करने में सक्षम है। 80% जो इसका कंटेंट है वो भारत से आया है। तो अगेन इंडिजिनस इंडिया या जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी दिशा में एक अच्छा कदम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? अग्रे किसके लिए डिजाइन किया गया है? डीप ओशन वाटर के लिए नहीं, आर्कटिक रीजन नहीं, कोस्टल एंड शैलो वाटर, है ना, नाम ही है उसका शैलो वाटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगवा रहे हैं हम, टुंगुस्का, ठीक है। टुंगुस्का उसका नाम है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, रूस की कंपनी है JSC रोजोबोरोन एक्सपोर्ट, ठीक है। रोजोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ 445 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम क्या करेंगे, आपसे टुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम बोरो करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है, नॉट बोरो करेंगे। एंड हियर थोड़ा ध्यान रखना है कि टुंगुस्का जो है उसको एक और नाम है ऐसे गैरिसन, ठीक है। नाटो कहता है ऐसे गैरिसन, ऐसे 19 गैरिसन, और सोवियत की बनी हुई है। ये जो ऐसे 19 गैरिसन है ना, इसका अपडेटेड वर्जन है टुंगुस्का, ठीक है, लेकिन नाटो उसको अभी भी यही कहता है। तो ये जो ऐसे गैरिसन है ये सोवियत ओरिजिन है ना, सोवियत ओरिजिन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम था। अब उसका अपडेटेड वर्जन आ गया है टुंगुस्का, और वो किसका है? रशिया का है, ठीक है। हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है, हाइब्रिड है मतलब इसमें दो चीजें होंगी, जहां पे भी हाइब्रिड हो तो एक से ज्यादा चीजें हैं। क्या क्या है? तो एक तो इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर सकता है ना, एयर एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है ना, तो एयर से आने वाले जो थ्रेट है उनको पे काबू करेगा। तो यहाँ से मिसाइल छोड़ के एयर की मिसाइल्स को खत्म कर सकता है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल छोड़ सकता है ना। एंड हाई स्पीड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं इस पे। तो एक तो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल ने नहीं काम किया तो गन से काम चला लो, ठीक है। ऐसा नहीं है गन ने नहीं काम किया तो मिसाइल से काम चलाएंगे, ठीक है। तो गन भी है और मिसाइल्स भी हैं, और कहाँ से? सतह से हवा में वॉर करेंगे, क्योंकि एयर डिफेंस करना है ना। तो किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? तो JSC रोजोबोरोन एक्सपोर्ट रशिया के द्वारा। KBP इंस्ट्रूमेंट ने पहला वाला जो बताया ना अभी गैरिसन, उसको बनाया था, ठीक। लो एल्टीट्यूड एयर डिफेंस है। लो एल्टीट्यूड मतलब कि बहुत पास आके हमें पता चला कि दुश्मन का जो मिसाइल है वो हमारे इलाके में आ गई है, ठीक है। तो अब क्या करें? अब तो तुरंत से गिरी जाएगी, ठीक। तो जो बहुत कम दूरी के पे पता चलता है उनको खत्म करने के लिए, ठीक है, कम ऊंचाई पर हवाई सुरक्षा प्रदान करेगा। तो कौन कौन सी मिसाइल है? NM311 मिसाइल है, और एक 30 mm का कैनन डिफेंस सिस्टम भी है, ठीक है। टारगेट कर सकता है किसी को भी, ठीक। रडार है इसमें, 360 डिग्री रडार लगा हुआ है, अपने आप से टारगेट करेगा, फिर अपने आप से फायर करेगा, ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि इसमें ना ऑप्टिकल बैकअप भी है, ठीक है। ऑप्टिकल बैकअप क्या होता है कि कई बार ऐसा होगा कि हम ऑनलाइन ट्रैक नहीं कर पा रहे, हमारे रडार को जाम कर दिया है ना दुश्मन ने, लेकिन तब भी ये काम करेगा, ठीक है। तो अगर दुश्मन इलेक्ट्रिक वॉरफेयर पे आ जाता है, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर पे उतर आता है, हमारे इंटरनेट सिस्टम को खत्म कर देता है, तो अब कैसे होगा? अब कैसे ट्रैक करेंगे? तो ऑप्टिकली ट्रैक करेगा, है ना, अपने आप जो प्रकाशिक तंत्र है उसके द्वारा इसको डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा। ऑल टेरेन मोबिलिटी है, कहीं से भी चलेगा, ठीक है, टैंक के साथ, इन्फेंट्री के साथ, ठीक, सबके साथ ये अपना रिदम बना के चल सकता है। देखो अब हमारे पास क्या है ना, हमारे पास 3500 मीटर जो 3.5 किलोमीटर से ऊंची मिसाइल आ रही हैं, मतलब उससे ज़्यादा दूरी पे, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए भी एयर डिफेंस सिस्टम है ना, मिसाइल्स हैं। और जो बहुत पास आ गई हैं, जहाँ मतलब नज़र के सामने ही है, मिसाइल आती हुई दिख रही है, तो उसके लिए मैन पोर्टेबल सिस्टम है, ठीक है।
कि मैन पोर्टेबल सिस्टम के आदमी ही चला रहा है, उसको उसके हाथ में है, ठीक है, और चला के खत्म कर सकता है। लेकिन 350 से मैन पोर्टल के बीच की जो जगह है ना, उसके लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, तो ये उस गैप को फिल करता है ना। तो इसके बीच में भी अगर कुछ आ जाता है तो उसको खत्म करेगा। सिग्निफिकेंट क्यों है भारत के लिए? भाई आज के जमाना है स्वार्म ड्रोन्स का। अगर दुश्मन अटैक करते हैं ना, तो अब वो मिसाइलें नहीं छोड़ रहा है। ईरान ने कितनी मिसाइलें गिराई हैं, ड्रोन से अटैक कर रहा है ना। तो अगर ऐसा हो कि कभी भविष्य में भारत को युद्ध का सामना करना पड़ा और बहुत सारे ऐसे स्वार्म माने होते हैं झुंड, ठीक है, ड्रोन ऐसे झुंड में छोड़ दिए गए कि बहुत सारे हैं, ठीक, तो ऐसी स्थिति में इस तरह का मिसाइल सिस्टम जो पास आते हुए ड्रोन्स को भी क्या करेगा, कैप्चर करके न्यूट्रलाइज करेगा, ये चाहिए, ठीक है। तो वहां पे ये हमारे काम आ सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, तुंगुस्का सिस्टम क्या है? तो न्यूक्लियर डिफेंस के लिए है, नहीं। हाई एल्टीट्यूड मिसाइल डिफेंस है, तो मिसाइल डिफेंस तो नहीं है, नो सॉरी, मिसाइल डिफेंस तो है पर हाई एल्टीट्यूड नहीं है ना, ऊंचाई पे नहीं काम करेगा, कम ऊंचाई पे काम करेगा, तो लो एल्टीट्यूड है, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम है ग्राउंड फोर्सेस के लिए, ठीक है, सी आंसर बनेगा। और क्या आ सकता है, तुंगुस्का हमने कहाँ से खरीदा है? तो रशिया से, JSC रोजोबोरोन एक्सपोर्ट, ठीक है, तो नहीं, ये नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूथेलिया जुबिन-गार्गी, ठीक है, ये एक नई प्रजाति की खोज हुई है, बसर ड्यूक भी कहते हैं इसको, ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बसर ड्यूक कहते हैं, और वैसे हम क्या कहेंगे, यूथेलिया जुबिन-गार्गी, ठीक। कहाँ पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश में हुई है, लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, वहाँ पर हुई है अरुणाचल प्रदेश में। जुबिन गर्ग के नाम पे इनका नाम रखा गया है। जुबिन गर्ग कौन है? नॉर्थ ईस्ट के, असम के बहुत बड़े सिंगर थे। हाल ही में उनका निधन हो गया था ना, सितंबर 2025। बहुत हाई प्रोफाइल डेथ थी उनकी, आपने डेफिनेटली देखी होगी, मतलब उसे फॉलो किया होगा उस पर, इंस्टा फेसबुक वगैरह अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और न्यूज़ ने भी वाइडली कवर किया था, ठीक है। तो वहाँ उनकी डेथ से पूरी जो नॉर्थ ईस्ट है उसको एक झटका सा पहुंचा था। तो आपने अगर गौर किया हो तो हमने कुछ समय पहले भी, हार्डली 10 से 12 क्लासेस पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो तब भी हमने जुबिन गर्ग के नाम पर एक स्पेशी देखी थी जिसका नाम रखा गया था, ठीक है। वो एक प्लांट की स्पेशी थी, ठीक है, तो उसका नाम रखा गया था। तो मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है, लेकिन आप देख लेना, है ना, असम की थी, और जुबिन गर्ग पे ही उनका नाम था, ठीक। तो क्या एक्चुअली क्यों दिया जा रहा है, जुबिन गर्ग पे नाम क्यों दिया जा रहा है वहाँ की नई आने वाली स्पेशीज का? क्योंकि वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं वो चाहते हैं कि जो जनता है वो इन नई जो एनवायरमेंटल प्रजातियां हैं उनसे जुड़ाव महसूस करे, इमोशनल कनेक्ट फील करे, है ना। तो इसीलिए वो ऐसे एक बड़े नाम के नाम पर इन्हें नाम दे रही है, ठीक है। तो असम के सिंगर जुबिन गर्ग के नाम पर इनका नाम दिया गया है। एंटोमन नाम की एक पत्रिका है, उसमें जर्नल है, उसमें इसे प्रकाशित किया गया था इसकी खोज को, ठीक है। ड्यूक ग्रुप से बिलोंग करता है, बटरफ्लाई है एक, है ना, तो ड्यूक ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई से बिलोंग करती है, ठीक है। यूथेलिया जेनस है, ऑलिव ब्राउन कलर के, ऑलिव हल्का ग्रीन सा होता है कलर, तो उसके जैसे इसके पंख हैं, स्पॉट्स हैं बीच बीच में वाइट कलर के, अभी दिखाती हूँ कैसा है, ठीक है। और कहाँ पे रहती है? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहती है ये तितली, ठीक है। जो यूथेलिया प्रजाति है ना वो फॉरेस्ट से ही संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है तितली, ठीक, तो हल्का हल्का ब्राउन शेड है, ऑलिव ग्रीन शेड है, और वाइट वाइट स्पॉट्स मिल रहे हैं, ठीक। और फिर इसका जब इसे ये पता चला कि ये है, तो इसके लिए सर्वे कराया गया, देखा गया कहाँ कहाँ पे है, तो कहीं नहीं मिली, बस 2 मेल इंडिविजुअल्स मिले हैं, ठीक है। तो अब या तो 2 निष्कर्ष निकाले हैं कि भाई या तो ये प्रजाति बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है ना, कि बहुत ज़्यादा संख्या में है ही नहीं, या फिर ये एक माइक्रो हैबिटेट में कि बहुत छोटी सी जगह पे कहीं है और हम उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये 2 निष्कर्ष निकाले हैं, या तो है नहीं या फिर किसी एक जगह पे संकेंद्रित है, ठीक। तो नाम ध्यान रखना है हमारे लिए, तो कम की है यूथेलिया जुबिन-गार्गी क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। हाल ही में चर्चा में रही यूथेलिया जुबिन-गार्गी क्या है, तो एक बटरफ्लाई तितली है ना, नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आज का लास्ट टॉपिक है हमारा कि जो निक्टीबेट्रिशियस काली है, ठीक है, वो क्या है? निक्टीबेट्रिशियस काली क्या है? तो ये एक फ्रॉग है, ठीक है,
निक्टी है, निक्टी माने कि नाइट फ्रॉग है। निक्टी बेशरस फ्रॉग की ऐसी प्रजातियों को कहते हैं जो रात में जागते हैं ना, नाइट फ्रॉग है। ठीक है, नॉक्टर्नल एनिमल है, नॉक्टर्नल फ्रॉग है, नॉट एनिमल, सॉरी। तो काली टाइगर रिजर्व में इसे ढूंढा गया था, मतलब वहां पे मिला है। काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? काली नदी के आसपास बना हुआ है। काली नदी कहाँ प्रवाहित होती है? कर्नाटक में, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो अब टोटल एंडेमिक स्पीशीज कितनी हो गई हैं फ्रॉग की? 35 है ना। 35 फ्रॉग्स मिलते हैं हमें इस प्रजाति के। यहाँ पर कहाँ पर है मिलता है? ये सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही मिलता है। ठीक है, निक्टी बेट्रिशियस से संबंधित है और ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो लिनियज है ना वो 70 से 80 मिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है, मतलब बहुत 7-8 करोड़ वर्ष पुरानी वंशावली से बिलोंग करता है। वेस्ट एशिया का एंडेमिक, वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है। ठीक है, पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, कि ये प्रजाति चर्चा में रही फ्रॉग की कहाँ पे मिलती है? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, क्रिप्टिक स्पीशीज है क्यों? इसका एक भाई है, ठीक है, कुम्बरा नाइट फ्रॉग। ठीक, बिल्कुल उसके जैसी दिखता है ये। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जेनेटिकल अंतर है, तो उससे पता चल गया कि वो अलग है ना। फिर है कि कहाँ पे मिल रही है, तो बता ही दिया कि काली नदी के किनारे जो काली टाइगर रिजर्व है उस इलाके को डंडेली अंशी लैंडस्केप भी बोलते हैं। ठीक है, ये डंडेली नाम पे ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक, तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में चर्चा में रही कहाँ पे? तो कर्नाटक में ही होगी ऑब्वियसली, है ना। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बन, ये देखिए ये है फ्रॉग, है ना, कितना मासूम सा फ्रॉग है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में निक्टी बेट्रिशियस काली खोजा गया, ये किससे संबंधित है? रेप्टिला, एम्फीबिया, मैमेलिया, एविस, है ना। क्या सरीसृप है, उभयचर है, स्तनधारी है, पक्षी है? तो सरीसृप नहीं है, रेप्टाइल नहीं है ना, मैमल नहीं है, स्तनधारी भी नहीं है, एम्फीबियन है ना, पक्षी भी नहीं है, एम्फीबियन है, उभयचर है, जल और जमीन दोनों पर रहता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, अपने PDF को डाउनलोड कीजिए, उससे अवश्य पढ़िए। ठीक है, जल्दी ही मार्च के आपको मैगजीन रिलीज हो जाएगी, हार्डली 2-3 दिन में। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।